एपिसोड कार्तिक का बेगाना जन्म। सैंटाना झिझकने लगी। बात करना, उसने कहा। इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है दादी। मेरी माँ जो चली गई है, कंपनी के सीईओ को नहीं देख सकती है। वह उनकी निजी सचिव है और उन्होंने सभी सौदों पर बातचीत की और मुझसे समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। क्या उन्होंने तुरंत समझौते पर हस्ताक्षर किए? फिर सैंटाना कार्तिका की तरह, कंपनी में नई है क्या आप सीईओ हैं? हमने सोचा था कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। यह कुछ भी नहीं है। जब सीईओ अच्छी मानसिकता में है तो वह चली गई है। मुझे लगता है कि उसे एक आसान अनुबंध मिल जाएगा। उन्होंने उस व्यक्ति से बात करना शुरू कर दिया। अनुराधा के बगल में बैठकर यह सब सुनने के बाद कार्तिक ने संताना की ओर व्यंग्य भरी दृष्टि से देखा। वह अपनी दादी की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा था। दादी, यह वास्तव में अनुचित है। जब मैं टियाना मीडिया गई तो सीईओ का मूड खराब रहा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। शायद जब सैंटाना दूसरी बार जाते हैं तो वे भी साथ काम करते हैं। उसे एहसास हो गया होगा कि हम कितने ईमानदार हैं, इसीलिए उन्होंने हमें यह अनुबंध दिया है। कार्तिक ने सभी को सुनने के लिए चिल्लाया। इसके बाद उन्होंने सैंटाना की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा, जो कोई भी मेरे पीछे जाएगा, मुझे लगता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा। सैंटाना कार्तिक की ओर देखती है और गुस्से से अपने हाथ मरोड़ती है, लेकिन उसका उत्तर देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। अनुराधा, जो हमेशा कार्तिक से एक कदम ऊपर उठकर प्यार करती है, जैसे कि उसे जो कहना है उसे ध्यान से सुनना और उसका अनुमोदन करना, जिसने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, कार्तिक सही कह रहे हैं। सैंटाना, तुमने वह कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से खरीद लिया, लेकिन उसकी वजह तुम नहीं हो। कार्तिक को भी इसके लिए काफी नुकसान झेलना पड़ा, तो इस श्रेय का आधा हिस्सा उनका भी है। अनुराधा की बात सुनकर सैंटाना नाराज हो गई, लेकिन उससे बहस करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। यह स्पष्ट था कि कार्तिक अपने किए गए किसी काम का श्रेय चुराने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक अपनी दादी की बात सुनकर बिना किसी शर्म के खुशी से मुस्कुराया। हरीश की तेज नजरें वहां सब कुछ हो रहा था देख रही थीं। कार्तिक सैंटाना को जिस हद तक चोट पहुंचाता है, उससे कई गुना ज्यादा वह अपने आप में लौट आता है। वह यह जाने बिना खेल रहा था कि उसे यह मिलेगा। कार्तिक ने बहुत उत्साहित होकर पैटी से कहा, दादी, इस परिवार की भलाई के लिए मैं चाहे कुछ भी हो, अपमानित होने के लिए तैयार हूं। अब भी ध्यान मीडिया। मैंने सुना है कि रितिका ने ऐसे नए ग्राहक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रितिका, मैं भी उस दिन बातचीत करने जा रही हूँ। चिंता मत करो। इस बार मैं बिना किसी हिचकिचाहट के इस सौदे को पूरा करूंगी। वह चूंकि एजे कंपनी रेडी टियाना और बेसिक पार्टनरशिप स्थापित कर रही है, इसीलिए उनके लिए ऐसे ग्राहकों के साथ बातचीत करना बहुत आसान होगा। कार्तिक का कहना है कि अब उन्हें एकदम सही मौका मिला है। उसने सोचा। वह जानता था कि अगर रितिका के साथ उसे पैकेजिंग डील मिल गई तो पैटी निश्चित रूप से उसके सिर पर जश्न मनाएगी। वह, कार्तिक, तुम सच में एक बहुत ही जिम्मेदार लड़का हो। तुम इस व्यवसाय और हमारे परिवार के लिए एक बड़ी संपत्ति हो। मुझे तुम पर हर चीज पर भरोसा है। मुझे पता है कि तुम इसे निश्चित रूप से बड़े स्तर पर ले जाओगे। अनुराधा ने उसकी प्रशंसा की। अनुराधा पति को केवल कार्तिक की प्रशंसा करते देख सैंटाना निराश हो जाती है। तिलका और उसने एक दूसरे की ओर देखा। तिलक ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, आराम से दबाई। माँ, ये दादी हमेशा उस कार्तिक को ही विशेष दावत क्यों देती है? मैं इस परिवार की बेटी हूँ। कृपया सब कुछ उस पर छोड़ने का फैसला करें, फिर हम सभी इस परिवार में रहेंगे। हालांकि वहां किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सैंटाना के पीछे बैठे हरीश ने उसकी सारी बातें स्पष्ट रूप से सुनी। यह सक्सेस पार्टी सैंटाना की है, लेकिन पैटी की बदौलत कार्तिक पार्टी के स्टार बन गए। सैंटाना के अंदर दर्द के बावजूद उसने खुद को नियंत्रित किया और यथासंभव मुस्कुराते हुए बैठी रही। कार्तिक ने दिन का उपयोग अपने फायदे के लिए किया कि योजना बनाई, आज के लिए मेरी दावत यह है कि आप जो चाहें ऑर्डर करें और खाएं, जितना चाहो पी लो, मैं बिल भुगतान करूंगा।
उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने वहां वेटर को बुलाया। वेटर, अपने होटल के लिए सबसे अच्छी वाइन लाओ और हर टेबल पर लगाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास जो सबसे महंगी वाइन है उसे ले लो और खरीद लो। जल्दी करो, उसने आदेश दिया। हरीश अपनी मेज पर हाथ जोड़कर बैठा था और कार्तिक द्वारा खेले जा रहे सभी खेलों को देख रहा था। उसके होठों पर एक व्यंग्य उभर आया। उसने सोचा, सुबह बेटा, मैं बहुत सोच रहा था कि मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए क्या कर सकता हूं, लेकिन हर बार जब आप इसके लिए मौका बनाते हैं तो आप गेम खेलते हैं। जल्द ही मैं अकेला नहीं हूं जो आपके टैप डांस पर डांस करेगा। यहां हर कोई डांस करने वाला है। उसने अपनी मेज पर रखी शराब को छुआ तक नहीं। जैसा कि कार्तिक ने कहा, वहां सभी को एक ग्लास वाइन परोसी गई। कार्तिक ने अपना वाइन ग्लास उठाया और ऊपर उठाया। द ग्रेट टियाना मीडिया के साथ हमारे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का जश्न मनाने के लिए हम सभी यहां एक साथ हैं। आज रात आप सभी को बिना किसी चिंता के मजा करना चाहिए। बाकी मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा, वह चिल्लाया। तुरंत हाथ में गिलास रखने वाले सभी लोगों ने अपना गिलास भी उठा लिया। जब पार्टी लगभग खत्म हो गई तो कार्तिक खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उसकी आंखें धुंधली दिख रही थीं। उसने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला। उन्होंने वेटर को बुलाया और कहा, बिल का भुगतान करने के लिए इस कार्ड का उपयोग करें। यह लक्स बैंक प्लैटिनम कार्ड है। किसी ने कार्तिक के क्रेडिट कार्ड पर चिल्लाया। लक्स बैंक कार्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई आसानी से खरीद सके। सिल्वर कार्ड खरीदने के लिए खाते में न्यूनतम 25 लाख का बैलेंस होना चाहिए, यानी गोल्डन कार्ड के लिए 50 लाख। कार्तिक का प्लैटिनम कार्ड मिनिमम बैलेंस वैल्यू करीब 85 लाख है। हालांकि कार्तिक की संपत्ति 30 करोड़ तक की है। इसका व्यक्तिगत खर्चों के लिए रखी गई तरल नकदी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उस कार्ड को खरीदने में उसे इतने साल लग गए। 2 दिन पहले ही उसने कार्ड अपने कब्जे में लिया था। कार्तिक ने गर्व से अक्षरा की ओर देखा जो उसके बगल में बैठी थी। हालांकि अक्षरा के लिए यह रकम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्तिक ने इस उम्र में यह कार्ड खुद खरीदा है। वह भी हैरान थी। अक्षरा का हैरान कर देने वाला लुक देखकर कार्तिक को खुद पर गर्व महसूस हुआ। सोच, आज रात के लिए तुम्हें जो भी चाहिए खरीद लो। मैं यहां रहने वाले सभी लोगों को भुगतान करने जा रहा हूं, उस एक टैबलेट को छोड़कर। कार्तिक ने अक्षरा की ओर इशारा किया। उसने वह मेज दिखाई जहां हरीश बैठा था। कार्तिक धीरे से उठा और अपना कोट पहनकर हरीश के पास गया। हरीश, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम जो खाओगे उसका भुगतान नहीं कर सकते, और फिर अधिक खर्चों के लिए क्या तुम अपने चचेरे भाई से भीख मांग रहे हो? उसने बहुत बुरा बोला। शराब जो बहुत कम हो गई थी। अब तक उनकी जो सभ्य छवि बनी हुई थी वह लुप्त हो चुकी थी। हरीश उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। कार्तिक अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए अक्षरा की ओर मुड़ता है। उन्होंने कहा, मैम, अक्षरा, आपने यह नहीं कहा कि आपको ड्रीम लवर पसंद है। मेरे कई कनेक्शन हैं, चिंता मत करें, मैं इसे खरीदने में आपकी मदद करूंगा। पहले ही अक्षरा ने उसके अशोभनीय व्यवहार पर बिना हंसी के भौहें सिकोड़ लीं। बहुत। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसने जवाब दिया। सबसे पहले आप खराब हैं, किसी और को मदद की जरूरत है। जैसे, क्या आप उस लड़की की मदद करने जा रहे हैं? हरीश ने माइंड वॉइस में आमने सामने बात की। वह बिना कोई भाव दिखाए बैठा रहा। जब कार्तिक दोबारा कुछ कहने आए, वेटर जिसने उसका कार्ड लिया था वह उसके पास आया। उसने कहा, सर कार्तिक, मुझे बहुत खेद है, इस कार्ड में आज रात का पूरा बिल चुकाने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। आप क्या खेल रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि इस कार्ड की सीमा क्या है? लगभग 85 लाख। मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि रात के बिल का भुगतान करने से पहले यह राशि 10 है। कार्तिक ने अविश्वास से पूछा। जब उन्होंने गुस्से में वेटर का कॉलर पकड़ने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोक लिया। वे चेन्नई के एक मशहूर 5 स्टार होटल में पहुंचे। हालांकि कार्तिक नशे में था, लेकिन वहां मौजूद अन्य लोग काफी शांत थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह परेशानी पैदा करने का न तो समय है और न ही जगह। वेटर एक कदम पीछे हट गया और रुक गया। क्षमा करें सर, मैं आपको सूचित करना भूल गया।
आज के लिए बिल राशि 1,75,00,000 रुपये कहां? यह सुनने के बाद कार्तिक को दिल का दौरा नहीं पड़ा। यह वास्तव में एक चमत्कार है। क्या? 1... एक रात का खाना? तो हमने गोल्ड बिस्किट क्या खाया? उसने चौंक कर पूछा। इतने दिनों का सारा नशा 1 मिनट में उतर गया। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। पहले अपने मैनेजर के पास आओ, मुझे बताओ, मैं उससे बात कर रहा हूं, वह चिल्लाया। हरीश अपनी सीट छोड़कर बैठ गए। बिना एक शब्द कहे वहां जो कुछ हो रहा था उसे वह चकित था। अंततः वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। हरीश ने सोचा, कार्तिक, तुम सच में मूर्ख हो। आज तुम यह दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम एक अमीर आदमी हो। देखो, तुमने जो चीजें खरीदी थीं उन्हें बिना सोचे समझे कहां छोड़ दिया है। कार्तिक, जब मुझसे प्रत्येक टेबल पर होटल की सबसे अच्छी वाइन की एक बोतल रखने को कहा गया, हरीश को उम्मीद थी कि आखिर में ऐसा ही होगा। जो लोग वहां थे उन्हें शायद इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होगी। विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान उनमें से एक वाइन होटल की ओर से उन्हें दी गई थी। इसका नाम ग्रैंड क्रू है, फ्रांस से आयातित। उस बोतल की खुदरा कीमत अगर भारतीय रुपयों में गणना की जाए तो यह लाखों में पहुंच जाती है। बिना इसे जाने, बिना किसी पूर्व धारणा के, कार्तिक ने इसका ऑर्डर दिया था। वेटर कार्तिक से बहस नहीं करना चाहता। वह होटल मैनेजर को ले आया। जब मैनेजर वहां आया तो कार्तिक उसके पास गया और बोला, क्या आप इसी तरह व्यापार करते हैं? क्या हर कोई? क्या आप सब मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने यह तर्क दिया। मैनेजर ने शांति से उत्तर दिया, मिस्टर कार्तिक, आपने हमें सबसे अच्छी वाइन परोसने के लिए कहा था। हमने यही निर्णय लिया। चूंकि इस पूरे पार्टी हॉल में 20 से अधिक बोतलों की आवश्यकता थी, इसलिए हमने थोड़ी छूट के साथ आपके लिए बिल तैयार किया है। यदि यह शराब सचमुच इतनी दुर्लभ है तो आप मुझे बताए बिना एक साथ 20 से अधिक बोतलें कैसे परोस सकते हैं? मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कार्तिक ने कहा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने होटल मैनेजर की शर्ट भी पकड़ ली। यहां क्या बात है? अचानक वहां मौजूद सभी लोग एक आवाज सुनकर मुड़े। एक ब्रांडेड कोट सूट में एक आदमी बीच में आया। उनके बगल में काले सूट में अंगरक्षक थे। बीच वाला आदमी कार्तिक की ओर चला। अनुराधा, जो अब तक सिर पर हाथ रखकर एक तरफ बैठी थी, जब उसने कोट सूट वाले आदमी को देखा तो जल्दी से उठ गई। मिस्टर दीपक, यहाँ हुई गलतफहमी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा पोता कभी कभी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और गलत फैसले ले लेता है। हम बिल चुका देंगे, उन्होंने धीरे से कहा। उपस्थित सभी लोगों ने अनुराधा को उस व्यक्ति के प्रति इतना सम्मान दिखाते हुए देखा। उन्हें इस बात का दुख है कि कार्तिक ने उन्हें ऐसी स्थिति में रोका है। दीपक रविचंद्रन सिर्फ होटल के मालिक नहीं है, तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण शहर प्रधानों में वह भी एक है। इसलिए पैटी इस मामले को और उलझाना नहीं चाहते थे। जब कार्तिक दीपक को देखता है तो उसे होश आ जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने जल्दी से मैनेजर की शर्ट से अपना हाथ हटा लिया। उन्होंने इसकी झुर्रियां मिटा दी। प्रबंधक अपने मालिक के आगमन से उत्साहित होकर, क्योंकि हम अनुराधा मैडम से परिचित हैं, आपके कहने पर हमने सबसे अच्छी चीज पी ली। हमें उम्मीद नहीं है कि आप बिना पैसे पिए इस तरह किसी मुसीबत में पड़ जाएंगी, उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा। कार्तिक भी उस ऐसी के पक्ष में थे। वह पीछे मुड़ा और बोला, अब तुम क्या चाहते हो? बस बिल की राशि चुका दो। अगर हम ऐसे नहीं पिएंगे तो हम कहीं नहीं भागेंगे। उसने दादी की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। दादी, कृपया, उसने विनती करते हुए पूछा। अनुराधा ने आह भरी। उसने पीछे मुड़कर दीपक की ओर देखा। उन्होंने कहा, अब जो हुआ वह हमारी गलती है। हमने तुरंत बिल का निपटारा कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। कार्तिक को पूरी रकम तय करने दीजिए। हम सिर्फ देख नहीं सकते और मजा नहीं कर सकते, इसीलिए आप में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए वहन करना होगा। हम बाकी का भुगतान कार्तिक और मुझे करेंगे, उसने कहा। हर कोई सही है, उन्होंने हस्तक्षेप किया। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि वहां केवल 2 लोग थे, एक शर्मिंदा चेहरे वाला। एक नजर आगे जानने के लिए आपको अगला एपिसोड सुना होगा सिर्फ एनके ऑडियो स्टोरी पर। कार्तिक और मुझे करेंगे, उसने कहा। हर कोई सही है, उन्होंने हस्तक्षेप किया।
उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि वहां केवल 2 लोग थे, एक शर्मिंदा चेहरे वाला। एक नजर आगे जानने के लिए आपको अगला एपिसोड सुना होगा सिर्फ एन के ऑडियो स्टोरी पर। एक शानदार पार्टी, एक बड़ा ट्विस्ट और हरीश की गुप्त पहचान। क्या कोई सोच सकता था कि एक साधारण सा मेहमान होटल के असली बॉस से भी बड़ा हो सकता है? लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। आइए सुनते हैं किंग बिलियनेयर का रोमांचक एपिसोड बॉस ट्विस्ट। एपिसोड बॉस ट्विस्ट। पार्टी का माहौल गर्म था, लेकिन सैंटाना और थिलाका के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि वे पार्टी में शान से रह सकें। चंदना ने पहले ही बता दिया था कि जो पैसे उसके पास थे वह हरीश के दिए 4 करोड़ रुपए और अन्य राशि थी, जिसे उसने पहले ही निकाल लिया था। लेकिन गेनमाना पर इसका कोई असर नहीं था। कार्तिक ने सैंटाना को घूरते हुए तंज कसा, तुम इतनी बड़ी पार्टी में आए कैसे, जब तुम्हारे पास 2 लाख भी नहीं हैं? सैंटाना उसकी अशिष्टता से चौंक गई। हर कोई उनकी ओर देखने लगा। तभी हरीश की गूंजती आवाज आई, जुबान संभालकर बोल कार्तिक, क्या हमने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? अपनी समस्या खुद सुलझा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, होटल मालिक दीपक ने हरीश की ओर देखा। वह पहले तक उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। माफ कीजिए, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? दीपक ने हल्की कांपती आवाज में पूछा। कार्तिक ने सोचा कि दीपक को हरीश की बात बुरी लगी है। उसने जल्दी से सफाई दी, दीपक नाराज मत हो, यह हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, बस शादी के सिलसिले में आया था। लेकिन दीपक ने कार्तिक की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा और हरीश को गले लगा लिया। क्या यह सच में आप हैं बॉस? उसका उत्साह और सम्मान देखकर हर कोई हैरान रह गया। हॉल में हलचल मच गई। क्या हरीश होटल मालिक दीपक का बॉस है? दीपक के वर्षों से साथ काम कर रहे मैनेजर को भी यकीन नहीं हुआ। फ्लैशबैक, दीपक और हरीश की कहानी 7 साल पहले, जब हरीश किशोर था, उसने दीपक की जान बचाई थी। तब दीपक अमीर नहीं था, बल्कि गलत संगत में फंसा हुआ था। उसके कुछ दुश्मन थे, जिन्होंने उसे घेर कर बुरी तरह पीटा था। अगर हरीश वहां नहीं आया होता तो दीपक की जान चली जाती। हरीश ने उसे बचाया और वे दोस्त बन गए। दीपक अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर कुछ नया शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। हरीश ने उसे लाखों रुपए दिए, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के। उन पैसों से दीपक ने चेन्नई में नया जीवन शुरू किया और अपनी मेहनत से यह आलीशान होटल खड़ा किया। लेकिन जब 2 साल पहले उसे पता चला कि हरीश को उसके ही परिवार ने घर से निकाल दिया है, तो उसने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन हरीश कहीं नहीं मिला। अब इतने वर्षों बाद वे आमने सामने थे। बॉस, पुरानी आदतें तोड़ना मुश्किल होता है, दीपक भावुक होकर बोला। पार्टी में बड़ा ट्विस्ट। हरीश ने बिल चुकाने के लिए अपना कार्ड निकाला। दीपक ने तुरंत रोकते हुए कहा, बॉस, मेरे होटल में आपका बिल मैं चुकाऊंगा। आज नहीं, बल्कि जब भी आप आएंगे सब कुछ मुफ्त होगा। हरीश ने अस्वीकार किया तो दीपक ने समझौता किया। ठीक है, सिर्फ 50% डिस्काउंट ले लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। यह सुनकर अनुराधा चौंक गई। अगर हम सारे बिल एक साथ जोड़ दें तो क्या हमें भी छूट मिलेगी? उसने लालच में पूछा। दीपक ने व्यंग्य से कहा, जब आपने पहले ही हरीश को परिवार का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, तो मैं आपके परिवार को छूट कैसे दे सकता हूं? अनुराधा का चेहरा गुस्से और शर्म से तमतमा गया। कार्तिक का ताना और हरीश की जीत। बिल चुकाने के लिए हरीश ने कार्ड दिया, लेकिन कार्तिक ने उपहास किया, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, पैसे कहां से आएंगे? अब देखता हूं तुम ये बिल कैसे भरते हो। लेकिन अगले ही पल मैनेजर ने हरीश को रसीद पकड़ाते हुए कहा, धन्यवाद सर, भुगतान हो गया। हॉल में खड़े लोगों की आंखें फटी रह गईं। सैंटाना ने धीरे से हरीश से पूछा, इतने पैसे कहां से आए? हरीश मुस्कुराया। बस 1 मिनट रुको, उसने कहा और वाइन का एक शॉट लिया। फिर उसने सैंटाना से कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मेरा इंतजार मत करो। सैंटाना और थिलाका घर लौट गए, लेकिन वे अब तक सदमे में थे। अगली मंजिल एक और सरप्राइज। हरीश दीपक की कार में बैठा। दीपक ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, बॉस, क्या आप पिछले 2 सालों से चेन्नई में थे?
हरीश ने बाहर देखते हुए सिर हिलाया। अब हम कहां जा रहे हैं? हरीश ने पूछा। दीपक ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, एक बहुत बड़े सरप्राइज के लिए। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ एन के ऑडियो स्टोरी पर। जब अपमान करने वाले खुद अपमानित होते हैं, जब किस्मत पलटती है और जब अतीत के रिश्ते नई शक्ल लेते हैं, तब एक कहानी असली रंग में आती है। लेकिन हरीश का अगला कदम क्या होगा? दीपक उसे कहां ले जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, हरीश की असली ताकत क्या है? जाने के लिए सुनते रहिए किंग बिलियनेयर। अगला एपिसोड लाने वाला है एक और जबरदस्त सरप्राइज, सिर्फ एन के ऑडियो स्टोरी पर। एपिसोड 14, ईरा का आश्चर्य। हरीश को आश्चर्य हुआ कि दीपक किसकी बात कर रहा था। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ साल पहले वे भी मेरी ही तरह थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपको आपके होटल में देखा है, तो वे बहुत खुश हुए। और हां, हमने आपको सरप्राइज देने का फैसला किया है। हरीश ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारा मतलब है कि मेरे पास एक 5 सितारा होटल है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव होगा, लेकिन देखो, तुम सही थे। तुमने कहा था कि मुझे नई जगह जाकर बिजनेस शुरू करना चाहिए। अब जब मैं यहां तक पहुंच गया, तो तुम मुझ पर गर्व महसूस कर रहे हो, है ना? बिल्कुल, दीपक ने उत्साहित होकर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद दीपक ने कार एक बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स के सामने रोकी। हरीश कार से बाहर निकला और सामने चमकते हुए इरा इंटरनेशनल के साइन बोर्ड को देखा। हरीश ने खुद से बुदबुदाया, इरा? वह एक पल के लिए ठहर गया और फिर दीपक की ओर सवालिया निगाहों से देखा। हां, तुम्हारी वही इरा, दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा। हरीश को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। फ्लैशबैक, हरीश और ईरा की पहली मुलाकात कई साल पहले। हरीश ने गलती से अपना लैपटॉप बैग एक दुकान में छोड़ दिया था। ईरा, जो उस दुकान में काम करती थी, ने इसे देखा और हरीश को लौटाने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक हरीश अपनी कार में बैठ चुका था और चला गया था। ईरा 3 सड़कों तक कार के पीछे दौड़ी। तभी अचानक हरीश को याद आया कि उसका लैपटॉप बैग गायब है। उसने तुरंत कार मोड़ने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ईरा उसकी कार के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, हाथ में बैग और चेहरे पर थकान। उस घटना के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और धीरे धीरे अच्छी दोस्ती में बदल गईं। एक बार ईरा पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, क्योंकि वह गरीब थी और उनके लिए आसान शिकार थी। उसी समय हरीश वहां आ गया और उन गुंडों को हराकर ईरा को बचाया। हरीश को पता था कि ईरा हमेशा से अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी। वह उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित था, लेकिन हरीश जानता था कि ईरा कभी किसी से मुफ्त में मदद नहीं लेगी। इसीलिए उसने एक चाल चली। उसने उसे बिजनेस पार्टनर बनने का प्रस्ताव दिया। हरीश ने ईरा को बड़ी पूंजी दी, यह कहकर कि वे बिजनेस में साझेदार होंगे। ईरा ने कड़ी मेहनत की और आज वह इस ऊंचाई तक पहुंच गई थी। वापस वर्तमान में लिफ्ट में जाते हुए हरीश के चेहरे पर मुस्कान थी। दीपक ने उसे छेड़ा, क्या हुआ बॉस, फ्लैशबैक में डूब गए? हां, हरीश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे तुम्हारी ये मुस्कान याद आती है बॉस, दीपक ने मजाक में कहा, और हरीश ने खेल खेल में उसके कंधे पर हल्की थपकी दी। तभी वे एक फ्लोर पर पहुंचे, जहां हर तरफ खूबसूरत स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे थे। बॉस, यहां 2 मिनट रुकें, मैं अभी आता हूं, दीपक ने कहा और चला गया। हरीश ने सोचा, आखिर क्या सरप्राइज हो सकता है? खैर, थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। वह इधर उधर प्रोडक्ट्स देखने लगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे हरीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरीश चौंक कर मुड़ा। उसके सामने दर्शनी खड़ी थी। हरीश मन ही मन सोचने लगा, आहा, यह औरत यहां क्या कर रही है? दर्शनी ने इतराते हुए कहा, मेरे पति यहाँ एक डिपार्टमेंट मैनेजर हैं और हाल ही में उन्हें प्रमोशन मिला है। हरीश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वाह, तो तुम यहां अपने पति से मिलने आई हो? इतनी प्यार करने वाली पत्नी। यह सुनकर दर्शनी का चेहरा लाल पड़ गया। दरअसल वह यहां नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स देखने आई थी, लेकिन अब झूठ बोलना मुश्किल हो रहा था। वैसे हरीश, क्या तुम्हारे पास यहाँ के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे हैं? दर्शनी ने ताना मारते हुए कहा। हरीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
इसकी चिंता मत करो। वैसे तुम्हारे पति यहां मैनेजर हैं, मालिक नहीं। तुम कितने धोखेबाज हो। दर्शनी गुस्से में बोली। तभी एक आदमी वहां आया। डार्लिंग, क्या हुआ? यह दर्शनी का पति विशाल था। दर्शनी ने झट से कहा, कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही यहाँ घूम रहा था। विशाल ने गुस्से में हरीश की शर्ट पकड़ ली और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की? हरीश कुछ बोलता, इससे पहले ही तेज आवाज गूंजी, बस करो। पूरा हॉल शांत हो गया। सबने मुड़कर देखा। दीपक और ईरा वहां खड़े थे। विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया। राष्ट्रपति महोदया! विशाल हकलाने लगा। दीपक गुस्से से बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? विशाल ने तुरंत सफाई देनी चाहिए। सर, मैंने कुछ नहीं किया, बस हल्की फुल्की बहस हो गई थी। ईरा ने ठंडे स्वर में कहा, अभी जाओ, अपना इस्तीफा लिखो और इस कंपनी से हमेशा के लिए बाहर निकलो। विशाल और दर्शनी के चेहरे का रंग उड़ गया। ईरा ने हरीश की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हरीश, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हरीश मुस्कुराया और मजाक में कहा, अरे इतनी औपचारिक क्यों हो रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम दौड़कर मुझे गले लगा लोगी। ईरा की आंखें नम हो गईं। उसने बिना कुछ कहे हरीश को गले लगा लिया। दीपक हंसते हुए बोला, वाह बॉस, हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। ईरा ने भावुक होकर कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। तभी उसने अपना मूड बदलते हुए कहा, अब बहुत हुआ इमोशनल ड्रामा, अब आओ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइजेस है। हरीश चौंक गया। अब एक और सरप्राइज? ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और ये सरप्राइज तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। हरीश, दीपक और ईरा आगे बढ़ गए। पीछे खड़ी दर्शनी हक्की बक्की रह गई। तो दोस्तों, क्या हरीश के लिए ईरा का ये सरप्राइज वाकई खास होगा? क्या दर्शनी और विशाल की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या कुछ और ट्विस्ट बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हरीश और ईरा की दोस्ती एक नई दिशा में जाने वाली है? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी पर। अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। जब दोस्ती परखा जाती है, जब अतीत सामने आकर खड़ा हो जाता है और जब नई चुनौतियां दस्तक देती हैं, तब क्या हर कोई अपने फैसलों पर टिका रह पाता है? एनके ऑडियो स्टोरी में स्वागत है। एक ऐसी कहानी जहां रिश्ते, साजिश और संघर्ष हर मोड़ पर नई करवट लेते हैं। आज के एपिसोड में दोस्ती, विश्वास और एक नई चुनौती की शुरुआत। एपिसोड 24। दोस्तों जैसा कौन है? दीपक, ऐरा और हरीश बातें करते हुए बाहर निकलने ही वाले थे कि विशाल और दर्शनी को होश आ गया। वे तेजी से आगे बढ़े। विशाल, माफ करें मैडम, ये मेरी गलती थी। मैं उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे एक और मौका दें। अगर विशाल को पता होता कि हरीश उसकी कंपनी के बॉस के इतने करीब हैं, तो वह पहले ही संभल जाता। दर्शनी और भी ज्यादा सदमे में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विनम्र दिखने वाला हरीश इतना प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है। लेकिन दर्शनी अपने पति से ज्यादा समझदार थी। उसने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि मुख्य निर्णय कौन ले सकता है और सीधे हरीश के सामने आकर खड़ी हो गई। दर्शनी गिड़गिड़ाते हुए, हरीश प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। जो सजा देनी हो मुझे दे दो, लेकिन मैडम से कह दो कि मेरे पति को नौकरी से मत निकाले। हमारा पूरा परिवार इसी पर निर्भर है। अगर उसे निकाल दिया गया तो कहीं और नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज बस एक बार मेरी मदद कर दो। हरीश कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। ये वही लोग हैं जो कुछ देर पहले तक अकड़ में थे और अब इतने गिड़गिड़ा रहे हैं। इस स्थिति में किसी नए व्यक्ति को लाना भी मुश्किल होगा। हरीश ने ऐरा की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर विशाल अपनी पुरानी स्थिति में काम करना चाहता है तो कर सकता है। पदोन्नति के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। ऐरा ने सहमति जताई और विशाल से कहा, अगर तुम चाहो तो अपनी पुरानी नौकरी पर बने रह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो। विशाल को राहत मिली कि उसकी नौकरी बच गई। विशाल घबराते हुए, ओह मैडम, मैं अपनी पुरानी स्थिति में काम करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शिनी भी आगे आई और हरीश को कृतज्ञता से देखते हुए बोली। विशाल को राहत मिली कि उसकी नौकरी बच गई। विशाल घबराते हुए, ओह मैडम, मैं अपनी पुरानी स्थिति में काम करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शिनी भी आगे आई और हरीश को कृतज्ञता से देखते हुए बोली।
हरीश ने सिर्फ सिर हिलाया। अचानक हुई मुलाकात। दीपक, हरीश और एरा एरा के ऑफिस में पहुंचे। वहां दो लोग दरवाजे की ओर पीठ करके बैठे थे। हरीश उन्हें देखकर उत्सुक हो गया। रॉबर्ट मुस्कुराते हुए, हाय बॉस, बिना देखे पूरे दिन ऑडिट कैसे कर रहे हो? दूसरा व्यक्ति, प्रसन्ना, चुप था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। हरीश ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी कर लीं। रॉबर्ट, प्रसन्ना। दीपक हंसते हुए, कैसा रहा हमारा सरप्राइज? हरीश की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। रॉबर्ट और प्रसन्ना कभी हरीश के बॉडीगार्ड और ट्रेनर थे। वे असाधारण मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे, जिन्होंने हर स्थिति में हरीश का साथ दिया था। रॉबर्ट की मां को कैंसर हो गया था, तब हरीश ने उसका पूरा इलाज करवाया था। दूसरी ओर प्रसन्ना का अपना बॉडीगार्ड कंपनी खोलने का सपना था, जिसे हरीश ने पूरा करवाया था। लेकिन फिर अचानक एक दिन हरीश गायब हो गया था और वे दोनों उसे ढूंढते रह गए। रॉबर्ट गंभीर होते हुए, बॉस, आप हमें बिना बताए क्यों चले गए? क्या आपको पता है कि हमने आपको कितना ढूंढा? हरीश थोड़ा असहज हो गया और धीरे से बोला, रॉबर्ट, मैं अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। अगर मैं तुमसे मिलता तो तुम मुझे जाने नहीं देते। रॉबर्ट ने लंबी सांस ली, फिर मजाकिया अंदाज में कहा, चलो, अब तो मिल ही गए हो। वैसे मैंने एक हाईटेक बार खोल लिया है और प्रसन्ना की बॉडीगार्ड कंपनी अब काफी बड़ी हो चुकी है। हरीश मुस्कुराया, मुझे तुम्हारी सुरक्षा सेवाएं जल्द ही चाहिए होंगी प्रसन्ना। प्रसन्ना गंभीरता से बोला, बॉस, जब भी जरूरत हो बस मुझे बुला लेना। विशेष उपहार एरा ने टेबल से एक बॉक्स निकाला और हरीश को दिया। एरा, हमने यह तुम्हारे लिए खरीदा था। अब जब तुम वापस आ गए हो तो इसे स्वीकार कर लो। दीपक, रॉबर्ट और प्रसन्ना जानते थे कि तुम्हें प्राचीन चीजें पसंद हैं, इसलिए हमने इसे तुम्हारे लिए खरीदा। हरीश ने अंगूठी को धीरे धीरे उठाया और गहरी सांस ली। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम सबको फिर से पाकर बहुत खुश हूं। वे चारों उठे और एक दूसरे को गले लगा लिया। नया संकट। अगली सुबह हरीश होटल से निकलकर सीधे मीडिया ऑफिस चला गया। तभी उसका फोन बजा। कॉल तिलका का था। तिलका नरम आवाज में, हरीश, तुम रात को घर आए थे? हरीश ने संदेह से सोचा, इतनी मुलायम आवाज क्यों? जरूर कोई नई चाल है। हरीश, नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ था। तिलका, तुम्हें अपने माता पिता को मेरे पास लाना था। तुम कब ला रहे हो? हरीश चुप हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, पहले तुम अपनी जांच करा लो, उसके बाद मैं अपने माता पिता को लाने के बारे में सोचूंगा। तिलका गुस्से से बोली, हरीश, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हरीश शांत स्वर में बोला, हां, और अब इस विषय पर बात करना बंद कर दो। नई चुनौती। कार्तिक की वापसी। तभी निकिता ऑफिस में आई। निकिता, सर, एजे कंपनी से मिस्टर कार्तिक आपसे मिलने आए हैं। अब क्या करें? हरीश की भौहें सिकुड़ गईं। हरीश गुस्से में, निकिता, उसे इंतजार करने दो। सीधे एजे कंपनी से अनुराधा से संपर्क करो। उन्हें चेतावनी दो कि अगर वे हमारी शर्तों का पालन नहीं करते तो हम सौदा रद्द कर देंगे। निकिता ने सहमति में सिर हिलाया। हरीश ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या कार्तिक कोई नई चाल चलने वाला है? हरीश अब किस तरह का कदम उठाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ एनके ऑडियो स्टोरी पर। दोस्तों, जैसा कौन है? जब अतीत के साए फिर से सामने आते हैं तो क्या सब कुछ पहले जैसा रह सकता है? विशाल की नौकरी बची। रॉबर्ट और प्रसन्ना से मुलाकात हुई, लेकिन कार्तिक की वापसी एक नई मुसीबत लेकर आई है। क्या हरीश इस नए संकट से निपट पाएगा? क्या तिलका की चालें फिर से रंग लाएंगी? और कार्तिक की एंट्री का असली मकसद क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। अगला एपिसोड जल्द ही। ध्यान मीडिया का रहस्यमयी इंतजार, एजे परिवार की साजिशें, टियाना मीडिया का कठोर फैसला और हरीश की अजीब गोली। क्या सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या सेंटाना को अपनी गलती का एहसास होगा? और हरीश के शरीर में आखिर क्या बदलाव हो रहा है? जानने के लिए सुनिए एनके ऑडियो स्टोरी का नया रोमांचक एपिसोड, यहां मैं राजा हूं। एपिसोड 25, यहां मैं राजा हूं।
ध्यान मीडिया के वेटिंग रूम में कार्तिक काफी देर से इंतजार कर रहा था। जब किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वह भारी मन से उठकर जाने लगा। तभी उसके फोन पर दादी अनुराधा का कॉल आया। कार्तिक, तुम तुरंत वहाँ से निकलो और घर आ जाओ। अनुराधा की आवाज चिंतित थी। कार्तिक को समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा, दादी सब ठीक है? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही। हालांकि वहां मौजूद लोग अपने अपने काम में तल्लीन थे। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक वहां कोई अदृश्य वस्तु हो। यह अपमानजनक था। उसने सोचा कि इन कुछ दिनों में उसे यहां बुलाया ही क्यों गया, अगर कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा। एजे परिवार की बैठक अनुराधा के घर पर। एजे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य इकट्ठा हुए और इस समस्या पर चर्चा करने लगे। वे हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कार्तिक, तुम क्यों जिद कर रहे हो कि सिर्फ सैंटाना ही इस डील के लिए जाए? कार्तिक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। वह जानता था कि यदि सैंटाना वहां जाती तो स्थिति उलझ सकती थी, लेकिन वह किसी को यह समझाने में असमर्थ था। एक सदस्य बोला, नए सीईओ को समझाने के लिए कार्तिक को भेजना मूर्खता है। हमें नहीं पता कि टियाना मीडिया का भविष्य इस नए सीईओ के हाथ में कैसा होगा। वहां मौजूद एक महिला ने सुझाव दिया, हम सीधे सैंटाना से पूछ सकते हैं कि क्या वह वास्तव में टियाना मीडिया के सीईओ को जानती है। इससे हमें चीजें स्पष्ट करने में आसानी होगी। तभी एजे परिवार का एक सदस्य खड़ा हुआ और बोला, सैंटाना ने कहा था कि उसने टियाना मीडिया के सीईओ से कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन अब जो हो रहा है उससे लगता है कि उसने झूठ कहा था। उन दोनों के बीच कुछ न कुछ है। अब कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मान रहे थे कि सैंटाना ने जानबूझकर डील को प्रभावित किया। कार्तिक का आक्रोश। कार्तिक ने गुस्से में कहा, अगर टियाना मीडिया के सीईओ मुझसे नहीं मिलना चाहते तो ठीक है, लेकिन वे सैंटाना के बजाय मुझे आने के लिए क्यों कह रहे हैं? अनुराधा ने सख्ती से कहा। कार्तिक, चुप रहो, हम यहाँ गंभीर चर्चा कर रहे हैं। फिर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अनुराधा से पूछा, आंटी, आपने टियाना मीडिया के सीईओ को कार्तिक से मिलने से मना क्यों किया? उनके बीच क्या रिश्ता है? पीछे बैठी एक महिला ने कहा, हमें चंदना से बात करनी चाहिए। अगर सैंटाना और सीईओ का कोई व्यक्तिगत संबंध है तो हमें इस बारे में पहले से पता होना चाहिए। टियाना मीडिया का रुख कार्तिक के चाचाओं में से एक ने अनुमान लगाया, हो सकता है सैंटाना ने टियाना मीडिया के सीईओ को हमसे डील रद्द करने के लिए मना लिया हो। अनुराधा ने कड़े स्वर में कहा, यह डील एक दिन में खत्म नहीं होगी। अगर यह सौदा रद्द हुआ तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। हमें अदालत में जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। नुकसान सिर्फ हमारा होगा। सभी को इस बात की गंभीरता समझ में आई। टियाना मीडिया उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। यदि वे उनसे टकराने की कोशिश करते तो एजे कंपनी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि कार्तिक की बजाय कोई और टियाना मीडिया जाएगा, लेकिन वह कोई सैंटाना नहीं होगी। हरीश और सैंटाना की बातचीत। हरीश जब कंपनी से लौट रहा था तो सैंटाना ने उसे देखते ही पूछा, तुम्हारी आंखें लाल हैं, क्या तुमने रात भर ठीक से सोया नहीं? हरीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, दोस्तों से बातें कर रहा था, इसीलिए देर हो गई। सैंटाना ने संदेह से उसकी ओर देखा। उसे हरीश के शब्दों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने बात वहीं छोड़ दी। तभी उसकी मां तिलका गुस्से में घर में दाखिल हुई। उसने रसोई में हरीश को देखा और कहा, तुमने ये क्या किया? सैंटाना ने तुरंत पूछा। क्या हुआ माँ? हरीश ने ऐसा क्या कर दिया? तिलका ने गुस्से में कहा, मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हरीश से उसके माता पिता को बुलाने को कहा था और उसने जवाब दिया कि पहले उसे खुद टेस्ट करवाना होगा। ये क्या बकवास है? हरीश शांत था, लेकिन सैंटाना को झटका लगा। क्या? हरीश, तुमने ऐसा क्यों कहा? सैंटाना ने सवाल किया। हरीश ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगा कि यह सही होगा। तिलका भड़क गई। शादी को 2 साल हो गए और अब तुम यह सब कह रहे हो? सैंटाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, कृपया अभी इस बारे में बात मत करो। जब सही समय आएगा तब देखा जाएगा। हरीश ने मन ही मन सोचा, डार्लिंग, तुम्हारी माँ को चुप कराना तुम्हें अच्छे से आता है। टियाना मीडिया का फैसला अगले दिन एजे कंपनी की ओर से एक अधेड़ उम्र की महिला टियाना मीडिया से मिलने पहुंची। निकिता ने हरीश को सूचित किया,
सर, एजे कंपनी ने अपनी प्रतिनिधि भेजी है। हरीश ने सीसीटीवी में देखा और मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि अनुराधा पट्टी क्या सोच रही हैं, लेकिन मैं उन्हें बता दूंगा कि यहां मैं राजा हूं। फिर उसने आदेश दिया, निकिता, उनसे कहो कि वे तुरंत चले जाएं। निकिता ने सीईओ का आदेश मानते हुए उस महिला को जाने के लिए कह दिया। यह सुनकर महिला को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अनुराधा को फोन कर पूरी घटना बता दी। अब अनुराधा के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था। एपिसोड अजीब टैबलेट। जो महिला ध्याना से बात करने के लिए मीडिया से डील करने गई थी, अब अनुराधा भट्टी के पास सेंटाना के पास खाली हाथ लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस समय सेंटाना थिल्का के साथ खरीदारी कर रही थी। तभी उसका फोन बजा और उसने डिस्प्ले पर अपनी दादी का नाम देखा तो वह चौंक गई। क्या हुआ सेंटाना? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? थिल्का ने पूछा। सेंटाना ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। दादी का कॉल। स्पीकर पर रखो, थिल्का ने कहा। सेंटाना ने कॉल रिसीव की और स्पीकर ऑन कर दिया। बोलो दादी, उसने कहा। दादी की आवाज में इस बार एक अलग ही नरमी थी। सेंटाना, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, उन्होंने कहा। सेंटाना की भौहें चढ़ गईं। क्या किसी ने आपकी आवाज बदल दी है दादी? आप इतनी विनम्र कब से हो गई? थिल्का ने मजाक किया। आंटी, आप बस बताइए कि मदद क्या करनी है, सेंटाना इसे कर ही देगी, थिल्का ने कहा। दादी ने बात आगे बढ़ाई। ये टियाना मीडिया से डील का मामला है। पिछली बार की तरह मैंने तय किया है कि इस बार मैं खुद कर्मचारी से बात करूंगी। मुझे कल जाकर उनसे मिलना होगा। सेंटाना को अचानक हरीश की बात याद आ गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, उसने थिल्का को चुप रहने का इशारा किया। साड़ी पत्ती, तुमने पहले ही कार्तिक को यह काम सौंप दिया है। अगर मैं अब पीछे हट जाऊंगी तो यह ठीक नहीं लगेगा। पिछली बार जब मैंने सौदा पक्का किया था तो तुमने आधा क्रेडिट कार्तिक को दिया था। इस बार पूरा क्रेडिट उसे ही लेने दो। मुझे अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर सेंटाना ने फोन काट दिया। थिल्का अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी। तुम पागल हो सेंटाना? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? अगर दादी ने तुमसे मदद मांगी थी तो उसे मना कैसे कर सकती हो? श्श, मम्मी, हम दुकान में हैं। इतनी जोर से मत बोलो, सेंटाना ने कहा और फोन उठाकर बाहर चली गई। थिल्का उसका पीछा नहीं कर सकी क्योंकि खरीदी गई चीजों का बिल अभी बाकी था। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, थिल्का ने सोचा और गुस्से में जमीन पर पैर पटका। हरीश का अजीब अनुभव बाहर आकर सेंटाना पास की एक बेंच पर बैठ गई और हरीश को एक मैसेज भेज दिया। उधर हरीश दीपक से फोन पर बात कर रहा था। बॉस, दोपहर के खाने के लिए आओ, तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है, दीपक ने कहा। दीपक, मैं आऊंगा लेकिन एक शर्त पर। मुझे बॉस मत कहो, दोस्त की तरह मेरा नाम लो, हरीश ने हंसते हुए कहा। दीपक ने झिझकते हुए कहा, ठीक है हरीश। हरीश मुस्कुराया। अच्छा, मैं 1:30 तक पहुंच जाऊंगा। तभी सेंटाना का मैसेज आया। दादी ने अभी फोन किया था। उन्होंने मुझसे टियाना मीडिया की डील संभालने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब आगे क्या करूं? हरीश हल्के से मुस्कुराया और जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूं, लेकिन जब तक वे कोई अच्छा ऑफर नहीं देते तब तक सौदेबाजी मत करना। इसके बाद हरीश अपने स्कूटर से दीपक के 5 स्टार होटल की ओर रवाना हो गया। होटल में दीपक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बैठो हरीश, दीपक ने कहा और अपने सहायक को इशारा किया। सहायक एक ट्रे लेकर आया जिसमें एक छोटा मखमली डिब्बा रखा था। दीपक ने वह डिब्बा हरीश को दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए खास ब्रेकर है, मैंने इसे 2 साल से संभाल कर रखा था। हरीश ने हंसते हुए कहा, दीपक, तुमने पहले ही मुझे इतनी अच्छी ड्रिंक दी थी, अब और क्या है? दीपक ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इसे अब खुद नहीं पी सकता, लेकिन तुम थोड़े कमजोर हो, इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत है। बात करते हुए दीपक का फोन बजा। माफ करना हरीश, मुझे तुरंत जाना होगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक शुरुआती जन्मदिन का तोहफा है। हरीश ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया। दीपक जल्दबाजी में वहां से चला गया। गोली का असर। घर लौटकर हरीश ने वह छोटा डिब्बा खोला। एक अलग सी गंध पूरे कमरे में फैल गई। अंदर एक संगमरमरी रंग की छोटी सी गोली थी। क्या सच में यह मुझे ताकत देगा? हरीश ने सोचा।
दीपक पर भरोसा करते हुए उसने गोली मुंह में डाल ली और पानी पिया। जैसे ही गोली गले से नीचे उतरी, उसके पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। कुछ ही पलों में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न हो रहा हो। अचानक उसकी आंखें घूमी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अजीब बदलाव, जब हरीश उठा तब शाम हो चुकी थी। यह कैसी बदबू है, उसने सोचा। उसके हाथों में कुछ चिपचिपा महसूस हो रहा था। उसने अपने चेहरे को छू कर देखा। पूरा शरीर हल्के पीले चिपचिपे तरल से ढका हुआ था। ओह दीपक, तुमने मुझे क्या खिला दिया? हरीश गुस्से में बड़बड़ाया। उसने जल्दी से नहाया, कपड़े बदले और पूरा कमरा साफ किया, लेकिन बदबू अब भी हल्की हल्की बनी हुई थी। अगर सैंटाना यहां आई और उसने ये बदबू सूंघी तो वह सोचेगी कि मैंने कोई उल्टा सीधा काम किया है। सैंटाना की एंट्री थिलका और सैंटाना घर लौटे। हरीश, खाना बना लिया? थिलका ने सख्त आवाज में पूछा। हरीश ने 2-3 बार जोर से खांसा। आंटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज बाहर से खाना मंगवा सकते हैं। पूरा दिन घर पर रहकर भी खाना नहीं बना सके, थिलका ने नाराजगी से कहा। सैंटाना ने उसकी ओर देखा। मां, आप जरूरत से ज्यादा कठोर हो रही हैं। हरी ठीक नहीं है, यही काफी है। उसने हरीश के माथे पर हाथ रखा। बुखार नहीं है, लेकिन चेहरा बहुत चमक रहा है। क्या सच में? हरीश ने शीशे में खुद को देखा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा दमक रहा था। 2 दिन बाद दादी का जन्मदिन है। उनके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट खरीदना है। कोई आइडिया? सैंटाना ने पूछा। हरीश ने उसकी ओर देखते हुए सोचा, काश तुम मेरे बारे में भी इतना सोचती चंदा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी। तो दोस्तों, टियाना मीडिया और एजे कंपनी की टक्कर अब और दिलचस्प मोड़ ले रही है। क्या अनुराधा भट्टी इस डील को बचा पाएंगी? और हरीश के साथ जो हुआ वो किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। अगले एपिसोड में खुलेंगे और भी राज, तो बने रहिए एनके ऑडियो स्टोरी के साथ। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। यह कहानी एक रोमांचक और नाटकीय पारिवारिक संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें हरीश, सैंटाना और उनके परिवार के बीच रिश्तों, अहंकार और बदले की भावना की टकराहट होती है। हरीश, जो अब तक परिवार के लिए एक अजनबी जैसा था, अपनी मजबूती और आत्मसम्मान के कारण सबको चौंका देता है। वहीं कार्तिक, जो खुद को परिवार का सबसे शक्तिशाली सदस्य मानता था, हरीश के सामने कमजोर पड़ जाता है। कहानी में जब बड़े व्यापारी और प्रभावशाली लोग हरीश के बारे में पूछने आते हैं, तो परिवार में एक नया रहस्य जन्म लेता है। आखिर हरीश कौन है और क्यों इतने बड़े लोग उसकी तलाश कर रहे हैं? दूसरी ओर अशोक, जो पहले ही सैंटाना को वापस पाने के लिए कई चालें चल चुका है, अब एक खतरनाक कदम उठाता है। वह सैंटाना और थिलाका को अपनी गाड़ी में फंसा लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या हरीश अपने असली रूप में लौटकर परिवार को चौंकाएगा? क्या पैटी, जो अभी तक उसे तुच्छ समझती थी, अपना नजरिया बदलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सैंटाना अशोक के चंगुल से बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए किंग बिलियनेयर, एक ऐसी कहानी जहां ताकत, सम्मान और रिश्तों की असली कीमत सामने आती है। एपिसोड 26। तुम भूली नहीं हो सैंटाना। हरीश को तकलीफ होती है जब सैंटाना उसे पैटी के जन्मदिन के बारे में बताता है। तू मेरे पुरदेवा को भी मत भूलना सैंटाना, उसने मन ही मन सोचा और उसकी ओर लालसा से देखा। दादी का जन्मदिन उनका भी जन्मदिन था। हाँ, 2 साल से हम लक्षणा में हैं। ये देखना हमारे लिए बहुत अच्छा है, सैंटाना ने जवाब दिया। याद रखो, हरीश ने खुद को आश्वस्त किया। क्या हो रहा है हैरी? मैं पूछ रही थी। क्या तुम्हें कोई जानकारी है? अचानक सैंटाना ने पूछा, जिससे हरीश चौंक गया। अरे, ये दादी के लिए जन्मदिन का उपहार है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। सैंटाना उसे अविश्वास से देखता है। हरीश, ये दादी का मामला है। अगर इसमें कुछ गलत हुआ तो मुश्किल होगी। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं उनके हॉट ऑफर को नहीं मानूंगी, इसलिए वे मुझ पर सख्त होंगे। हमें जब भी मौका मिलता है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। हरीश मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो बेबी, लेकिन मैं भी गंभीर हूं। मेरे मन में एक विचार है। यह उपहार निश्चित रूप से तुम्हारी दादी को चौंका देगा। मैं इसकी गारंटी देता हूं, मुझ पर विश्वास करो। सैंटाना उसे संदेह से देखती रही, लेकिन आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, तुम जो चाहो करो।
लेकिन ध्यान दो और तैयार रहो, हमें फिर से कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी चाहिए। हरीश ने मन ही मन सोचा, सिर्फ तुम्हारी दादी ही नहीं, पूरा परिवार चौंक जाएगा। जन्मदिन का दिन घर में दादी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था। सैंटाना और थिलाका सबसे पहले पहुंचे। हरीश उपहार लेने बाहर गया था। सैंटाना चिंतित थी। हरीश दादी के लिए क्या उपहार खरीदने जा रहा है? जब भी पूछती हूं कहता है, बेबी चिंता मत करो, इस बार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ी देर बाद हरीश एक छोटे बैग के साथ लौटा। बैग बहुत छोटा है, इसमें क्या होगा? सैंटाना ने चिंता से सोचा। हरीश दूर से मुस्कुराते हुए आया और उनके पास बैठ गया। थिलाका ने बैग देखा और होंठ भींच लिए। हरीश दूर से मुस्कुराते हुए आया और उनके पास बैठ गया। थिलाका ने बैग देखा और होंठ भींच लिए। वैसे भी ये उपहार शायद कुछ खास नहीं होगा। जब सब गिफ्ट दे चुके होंगे तभी देना, ताकि किसी का ध्यान न जाए। हरीश मुस्कुराया। आंटी, जल्दबाजी मत करो, यह एक ऐसा उपहार है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। थिलाका ने नाक सिकोड़ ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उपहारों की प्रतियोगिता, लोग एक एक कर दादी को उपहार देने लगे। माहौल में एक मूक प्रतियोगिता थी, कौन सबसे अनोखा और महंगा उपहार देगा। अब तक मालविका द्वारा दिया गया हीरे का ब्रोच और कार्तिक की सोने की कृष्ण मूर्ति सबसे शानदार उपहार माने जा रहे थे। दादी ने ब्रोच देखकर कहा, मालविका, तुम हमेशा मुझे बेहतरीन उपहार देती हो, ये मेरे गले पर बहुत सुंदर लगेगा। मालविका मुस्कुराई और हरीश के पास बैठ गई। हरीश थोड़ा झुका और धीमे से बोला, आपका उपहार सच में शानदार है। यह ब्रोच भारत पर शासन करने वाले एक मुगल वंश से संबंधित है, एक दुर्लभ टुकड़ा। मालविका हैरान रह गई। यह आदमी क्या कह रहा है? क्या इसे आभूषणों का ज्ञान है? तुम्हें कैसे पता चला कि यह मुगल युग का है? उसने संदेह से पूछा। हरीश ने कंधे उचकाए। बस थोड़ा बहुत जानता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इसे कितने में खरीदा? 20 लाख, मालविका ने गर्व से कहा। हरीश ने धीमे से कहा, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन आपको यह अधिकतम 15 लाख में मिल जाना चाहिए था। मालविका के चेहरे के रंग उड़ गए। अशोक की एंट्री तभी दरवाजे पर हलचल हुई। सबकी नजर उधर गई। अशोक थोड़ा लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसकी शर्ट अस्त व्यस्त थी और उसके कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। दादी मुस्कुराई। अशोक, मुझे खुशी है कि तुम आए। अशोक ने उन्हें उपहार दिया और फिर सीधा सैंटाना के पास आ गया। कैसी हो सैंटाना? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सैंटाना असहज हो गई। मैं ठीक हूं, अशोक ने धीरे से कहा। तुमने उस गरीब हरीश से शादी क्यों कर ली? वह तुम्हारे लायक नहीं है। अब भी समय है, उसे तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। सैंटाना के चेहरे पर गुस्सा छा गया। अशोक, बंद करो, मैं शादीशुदा हूँ और अपनी शादी से खुश हूँ। हरीश यह सब सुन रहा था। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। वह आगे बढ़ा और अशोक की कॉलर पकड़ ली। मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अशोक हंसा। ओ, तुम भी यहां हो? एक हारे हुए आदमी को उसकी बीवी की याद दिलाने का हक है। हरीश का हाथ उठ गया, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया। कार्तिक, अशोक एक महत्वपूर्ण आदमी है। और तुम कौन हो? सैंटाना को गुस्सा आया। माँ, उन्हें रोकिए। उसने थिलाका की ओर देखा, लेकिन उसकी मां चुप रही। हरीश ने व्यंग्य से कहा, तो मैं एक भिखारी हूं जो होटल में बिल नहीं चुका सकता? ठीक है। कार्तिक तिलमिला गया। उसने गुस्से में मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन हरीश ने उसकी कलाई पकड़ ली और मोड़ दी। टच! एक हड्डी चटकने की आवाज आई। कार्तिक चीख उठा। सन्नाटा। दादी की गूंजती आवाज। भीड़ में किसी ने कहा, हरीश ने पैटी के सबसे प्रिय पोते को घायल कर दिया। अब देखना, वह उसे नहीं छोड़ेंगी। थिलाका गुस्से से बोली, हरीश, तुमने हद पार कर दी। हरीश ने जवाब दिया, आंटी, मैं गलत नहीं था। आपने देखा पहले किसने हमला किया? तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले? सब पलटे। दादी खड़ी थीं। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। अगला एपिसोड, दादी का फैसला। अब क्या होगा? क्या दादी हरीश को माफ करेंगी या उन्हें परिवार से निकाल देंगी? जाने के लिए सुनते रहे किंग बिलियनेयर। आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो
और नए हो तो आप समझदार हैं, सुनते रहे। एपिसोड स्केच उसके लिए नहीं, आपके लिए है। आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? आवाज सुनकर सभी चौंक गए। किसी ने भी पहले पैटी को इतना जुनूनी नहीं देखा था। इस परिवार ने इतने लंबे समय तक आपकी देखभाल की है। क्या यह कृतज्ञता का आरण है जो आप चुकाते हैं? मेरे पोते को पीटने की हद तक? क्या यही आपकी मर्दानगी है? चाहे आप कितने भी अहंकारी क्यों ना हो, मेरे सामने उसे पीटकर उसका अपमान करने की हिम्मत मत दिखाओ। कार्तिक, जो पहले से ही दर्द में कराह रहा था, पैटी की आवाज सुनकर और भी सहम गया। कार्तिक के इस हाल का मुख्य कारण उसकी बिगड़ी हुई परवरिश थी। वह बचपन से ही लाड प्यार में पला और गलत संगत में पड़ गया। वह सिर्फ अपनी दादी के सामने एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करता था, जबकि हकीकत में वह खुद जानता था कि वह गलत है। लेकिन दादी की परवाह किए बिना उसने अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, जिससे उसकी आदतें और भी बिगड़ती गईं। हरीश ने अपनी दादी की ओर उदासीनता से देखा। एक छोटी सी बात साफ कर दूं, इस परिवार में से कोई भी मेरी देखभाल नहीं करता है। मेरी पत्नी और चाची को छोड़कर किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है। जब कोई मुझसे नफरत करता है तो मैं जानता हूं कि उन्हें कैसे जवाब देना है। मैं बस उन्हें वही दिखाने जा रहा हूं जो वे देखने के लायक हैं, हरीश ने ठंडे स्वर में कहा। सैंटाना ने उसे देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह वही हरीश था जिसे उसने 2 साल पहले देखा था, निडर, बेबाक और स्वाभिमानी। तुम्हारे पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारी पहचान है। लेकिन सवाल यह है कि तुम यहां क्यों आए थे और मेरे पोते को क्यों मारा? पैटी ने गुस्से में पूछा। हरीश ने शांत भाव से जवाब दिया, जब मेरी पत्नी को किसी ने मेरी आंखों के सामने धमकाया तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? मैंने अब तक तुम्हारी बातें इसलिए सुनी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितना गिर सकते हो, और अब जब सच्चाई साफ हो चुकी है तो मुझे यहां रुकने का कोई कारण नहीं दिखता। पैटी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, क्या तुम एक ही रात में तमिलनाडु के सबसे अमीर आदमी बन गए? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि उसे गिन भी नहीं सकते? हरीश, जो अब तक थोड़ा शांत था, पैटी की आंखों में देखते हुए बोला, अगर मैं इस स्थिति में सच नहीं बोल सकता तो और कब बोलूंगा? एक दिन मैं इस घर में बतौर किंग मेकर लौटूंगा, तुम सबको यह साबित करने के लिए कि मैं कौन हूं। पैटी के चेहरे पर हल्की झिझक थी, लेकिन उनका अहंकार सच्चाई स्वीकार करने के आड़े आ रहा था। हरीश, बस करो, तिलक ने बीच में टोकते हुए कहा। वह जानता था कि अगर हरीश ने और बातें की तो वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। उन्हें इस परिवार की पहचान और सहारा चाहिए था। तुम क्यों नहीं समझते? हमें इस घर में रहना है, फिर भी तुम इस तरह बात कर रहे हो, तिलक ने झुंझलाते हुए कहा। हरीश ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, आंटी, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, थोड़ा समझिए। मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहां से नहीं गए तो हम भी इस घर में नहीं रह पाएंगे, तिलक ने गुस्से में जवाब दिया। मां, सैंटाना की आंखों में आंसू आ गए। हमने उसे सिर्फ तुम्हारे लिए स्वीकार किया था, अब वह हमारे लिए बोझ बन गया है। अगर वह हमारी जिंदगी से चला जाए तो हमें शांति मिलेगी। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं आज ही यह घर छोड़ दूंगा, हरीश ने सख्त लहजे में कहा। अब मेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं। मैं तभी लौटूंगा जब पैटी और कार्तिक मुझसे माफी मांगेंगे। कार्तिक गुस्से से बौखला गया। तुझे हमसे माफी चाहिए? देखता हूं तुझे कैसे भागने देता हूं। उसने किसी को फोन मिलाया। जहां भी हो जल्दी आओ, मैं तुम्हें एक फोटो और पता भेज रहा हूं। इस आदमी को खत्म करना है। हरीश ने बेपरवाही से उसकी ओर देखा। मुझे भागने की जरूरत नहीं, जिसे बुलाना है बुला लें। कुछ ही देर में कार्तिक के बुलाए गुंडे आ गए। उनके मजबूत शरीर और डरावनी शक्ल देखकर वहां मौजूद लोग सहम गए, लेकिन उन्होंने हरीश पर हमला नहीं किया। वे कार्तिक की ओर मुड़े और घृणा से बोले, तूने हमें बुलाया, लेकिन तुझे लगा कि हम इसे मारेंगे? कार्तिक का चेहरा सफेद पड़ गया। सुन बे, तू हर बार हमें पैसे देकर बुलाता है और अब हमें ही कुत्ता कहता है। इतना सुनते ही गुंडों ने कार्तिक को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। हरीश ने अपनी जेब से फोन निकाला, सैंटाना का हाथ थपथपाया और चुपचाप वहां से चला गया। कार्तिक चीख रहा था, रुको,
ये क्या कर रहे हो? लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। हरीश, जो इस परिवार के लिए अदृश्य था, आज सिंह की तरह गरज चुका था। जाने के लिए सुनते रहे। किंग बिलियनेयर, आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, और नए हो तो आप समझदार हैं, सुनते रहे। एपिसोड जिन गुंडों को कार्तिक ने हरीश को पीटने के लिए बुलाया था, उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वहां खड़े सभी लोग सदमे में थे। कोई तो रोक लो, अनुराधा चिल्ला उठी। लेकिन जिम बॉडी वाले उन हमलावरों को देखकर लोग डर के मारे एक तरफ खड़े हो गए। हरीश के जाने के बाद उन गुंडों ने कार्तिक को तब तक पीटा जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं हो गया। इसे चेतावनी दे दो, भीड़ के नेता ने कहा। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और बोला, अगर फिर कभी कोई काम हो तो पहले मुझे ठीक से बताओ कि मामला क्या है। हर बार मैं इतनी दया नहीं दिखाऊंगा। गिरोह का नेता नीरज रविचंद्रन कार्तिक पर एक नजर डालकर चला गया। हमलावरों के जाने के बाद अनुराधा अपनी उम्र भूलकर दौड़ती हुई कार्तिक के पास आई। कार्तिक, क्या तुम ठीक हो? आंखें खोलो। उसने घबराकर उसे हिलाया। गुंडे पेशेवर थे। उन्होंने इस तरह मारा कि बाहरी चोटें ज्यादा न दिखें, लेकिन अंदरूनी चोटों से कार्तिक का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। अब परिवार के अन्य सदस्य भी थोड़ा साहस जुटाकर धीरे धीरे उसके पास आए। दादी, बहुत दर्द हो रहा है। कार्तिक दर्द से कराह उठा। उसे इस हालत में देखकर अनुराधा की आंखें भर आईं। सबके मन में एक ही सवाल था, गुंडों ने हरीश को क्यों नहीं मारा और उन्होंने कार्तिक को ऐसी हालत में क्यों छोड़ दिया? 4 लोगों ने मिलकर उसे सोफे पर लिटा दिया। हरीश ने कहा था कि वह जादू टोने के बारे में जानने जा रहा है, लेकिन आखिर ये सब क्या हो रहा है? एजे परिवार के लोगों ने गपशप शुरू कर दी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और सबका ध्यान उधर चला गया। बीच में काले रंग का सूट पहने दीपक आया। उसके दोनों ओर अंगरक्षक और 4-5 सहायक थे। दीपक को वहां देखकर अनुराधा हैरान रह गई। नमस्ते मैडम, आप कैसी हैं? दीपक ने पूछा। क्या हरीश यहाँ है? मैं सभी लोग दीपक को आश्चर्य से देखने लगे। माफ करें दीपक, हरीश पहले ही जा चुका है। ओह, सच में? दीपक हल्के से मुस्कुराया। चूंकि हरीश यहां नहीं है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सुना है आज आपका जन्मदिन है। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। जन्मदिन मुबारक हो। दीपक ने अनुराधा को एक गिफ्ट दिया और उतनी ही तेजी से चला गया जितनी तेजी से आया था। वह हरीश के बारे में पूछने आया था, गिफ्ट दिया और चला गया। एजे परिवार ने दीपक की चर्चा शुरू कर दी। सेंटाना अब भी हरीश के व्यवहार के बारे में सोचकर परेशान थी। सब लोग यहां बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई मुझे अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहा? कार्तिक दर्द से चिल्लाया। तभी एक नौकर भागता हुआ आया। दादी, इरा इंटरनेशनल कंपनी की मालकिन इरा आई हैं। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब जब दीपक आ गए तो और भी लोग आएंगे। क्या हमारी दादी सच में स्टार बन गई हैं? भीड़ में किसी ने मजाक किया। अनुराधा इरा को देखकर चौंक गई। नमस्ते मैडम। इरा ने प्रवेश किया। उसके पीछे 1 दर्जन अंगरक्षक थे। वाह, कितने अंगरक्षक! भीड़ में से कोई फुसफुसाया। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे जन्मदिन पर आई, अनुराधा ने कहा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। इरा ने हल्की मुस्कान दी और पूछा, दादी, हरीश कहाँ है? यह सुनकर सेंटाना चौंक गई। आज जो भी आया वही हरीश के बारे में पूछ रहा है। अनुराधा भ्रमित थी। सरीमा, हरीश कुछ समय पहले यहां से चला गया, किसी ने जवाब दिया। अगर हरीश यहां नहीं है तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। दीपक की तरह इरा भी उपहार देकर चली गई। क्या इतने वीआईपी लोग हरीश के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? भीड़ में से किसी ने सवाल किया। अब कोई उसे ढूंढकर यहां लाए, पैटी ने आदेश दिया। सेंटाना सबसे पहले बाहर निकली। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और हरीश को कॉल किया। हरीश, तुम कहां हो? उसने घबराकर पूछा। मैं घर जा रहा हूं, चिंता मत करो, मैं अपना सामान लेकर तुरंत निकल जाऊंगा। हरीश की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, प्लीज थोड़ी देर रुको। सेंटाना ने जल्दी से एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गई। कार पार्क में अशोक उसका इंतजार कर रहा था। उसने सेंटाना को टैक्सी में बैठते देखा और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी।
सैंटाना और अशोक की टकराहट हरीश के घर पहुंचते ही अशोक वहां आ गया। तुम यहां क्या कर रही हो सैंटाना? अशोक ने पूछा। अशोक, जो भी हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। अशोक ने उसकी कलाई पकड़ ली। अरे मेरा हाथ छोड़ो। तभी एक काली कार आकर रुकी और थिलाका बाहर निकली। क्या चल रहा है यहाँ? अशोक को अचानक एक योजना सूझी। आंटी, बाहर बहुत गर्मी है, कार में बैठकर बात करते हैं। थिलाका ने सिर हिलाया और कार में बैठ गई। सैंटाना को शक हुआ, लेकिन अशोक ने सेंटर लॉक लगा दिया। माफ करना प्रिय, अशोक मुस्कुराया। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। थिलाका को अचानक एहसास हुआ कि अशोक खतरनाक है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? अशोक हंसते हुए गाड़ी तेज भगाने लगा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी। जब पागलपन हद पार कर जाए, जब एक इंसान अपनी हार को कबूल करने से इनकार कर दे, तब शुरू होती है एक ऐसी खौफनाक कहानी जहां हर मोड़ पर छुपा है धोखा, गुस्सा और बदले की आग। एक जुनूनी प्रेमी, एक डरी हुई औरत और एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल कर रख देगा। क्या हरीश अपनी पत्नी को बचा पाएगा या फिर अशोक का पागलपन सब पर भारी पड़ेगा? अशोक का पागलपन। सैंटाना और थिलाका अशोक की हरकतें देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसे ही सैंटाना उसका फोन उठाने की कोशिश करती है, अशोक बिजली की गति से उसे छीन लेता है। वह तुरंत पीछे मुड़ता है और थिलाका का बैग पकड़कर उन्हें धक्का देने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में एक भेड़िए जैसी क्रूरता थी और उसकी हरकतें किसी मनोरोगी जैसी लग रही थीं। अशोक, कार रोको, मुझे हरीश से मिलना है, सैंटाना ने खड़े स्वर में कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैंने तुम्हें अपने साथ रखने के लिए बहुत मेहनत की है और अब मैं तुम्हें किसी और के लिए जाने नहीं दूंगा। अशोक ने वही शब्द दोहराए जो कुछ देर पहले सैंटाना ने उस पर कहे थे। सैंटाना ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अशोक ने उसे पूरी ताकत से बंद कर दिया। उसने अशोक की शर्ट पकड़ ली और कार रोकने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन अशोक अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस सनक भरी जिद थी। तुम्हें जबरदस्ती ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा अशोक, सैंटाना ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चेतावनी बेकार गई। अचानक अशोक ने कार रोक दी और गुस्से में सैंटाना को थप्पड़ मार दिया। ये देखकर थिलाका डर गई और रोने लगी। थिलाका ने कांपते हुए कहा, सैंटाना, शांत रहो, वह बहुत गुस्से में है। अगर हमने भागने की कोशिश की और उसने कार का संतुलन खो दिया तो हमारी जान जा सकती है। अशोक ने हंसते हुए कहा, चुप रहो थिलाका, ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम्हारी बेटी दूसरी शादी करने जा रही थी और मैंने उसे रोक लिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, सैंटाना ने गुस्से से कहा। तुम कितने घिनौने हो अशोक, इतने सालों तक तुमने मेरे साथ झूठी दोस्ती निभाई और अब असली चेहरा दिखा रहे हो। अशोक ठहाका लगाकर हंसा और बोला, हां, मैं अब अपने असली रूप में हूं। मेरी पूरी दुनिया एक रात में उजड़ गई। मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी संपत्ति सब खत्म हो गए। अब मुझे अच्छे इंसान का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब बस एक ही मकसद बचा है, तुम्हें अपने पास रखना। सैंटाना फूट फूट कर रोने लगी और मन ही मन हरीश को पुकारने लगी। हरीश, तुम कहां हो? मुझे बचा लो। एक गुप्त ठिकाने पर लगभग 1 घंटे बाद अशोक कार को एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां मुश्किल से 2-3 घर थे और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा था। यह इलाका किसी रहस्यमय जगह से कम नहीं था। अशोक ने कार से बाहर निकलकर चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर वह रस्सी लेने चला गया। थिलाका ने सैंटाना का हाथ थामते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने ही इस मुसीबत को न्योता दिया है। सैंटाना ने कड़वे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था मां, उस पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अशोक रस्सी लेकर आया और दोनों के हाथ पीछे की ओर बांध दिए। सैंटाना मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुकी थी। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। थिलाका चिल्लाई, कोई हमें बचाओ, लेकिन उनकी आवाज दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं था। अशोक ने उन्हें एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, यह इलाका वीरान है, यहां से तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। न कोई सुपर हीरो आएगा, न कोई पुलिस। थिलाका डर के मारे कांप रही थी। हरीश की एंट्री, अचानक दरवाजा जोर से टूटा और घर में हलचल मच गई।
अशोक ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और राहत की सांस ली। ओह हरीश, तुम? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। सेंटाना की आंखों में उम्मीद जागी। हरीश, जल्दी पुलिस को बुलाओ। थिलाका रोते हुए बोली, कृपया हमें बचा लो। अशोक ने गुस्से से चिल्लाया, तुम दोनों चुप रहो। हरीश ने देखा कि सेंटाना के हाथ बंधे हुए थे और उसके गाल पर थप्पड़ का निशान था। उसका खून खौल उठा। अशोक, इससे बच नहीं पाओगे। अगर तुम्हें किसी को बंधक ही बनाना है तो मुझे पकड़ लो और इन दोनों को जाने दो, हरीश ने गंभीर स्वर में कहा। अशोक हंसा। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं हरीश, मुझे सिर्फ सेंटाना चाहिए। अचानक बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगी। अशोक का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने पुलिस को बुला लिया? हरीश ने मुस्कुराकर कहा। और तुम जैसा मूर्ख और क्या सोच सकता है? अशोक अब बौखला गया था। वह सेंटाना के पास चाकू लेकर बढ़ा। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे मार दूंगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। बाहर पुलिस और अनुराधा भट्टी का आगमन। बाहर पुलिस और एजे परिवार के लोग खड़े थे। महिला ऐसी दूरबीन से देख रही थी। क्या स्थिति है? अनुराधा ने पूछा। अपहरणकर्ता अशोक है। हमने सुना है कि वह आपके परिवार का करीबी था, ऐसी ने कहा। क्या? सब चौंक गए। अनुराधा ने ठंडी आवाज में कहा, अगर अशोक सच में यह सब कर रहा है तो उसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इस बीच घर के अंदर माहौल और गर्म हो गया। अशोक ने गुस्से में सेंटाना को और जोर से पकड़ लिया। अशोक, तुम बच नहीं सकते, पुलिस आ चुकी है, हरीश ने चेतावनी दी। अगला क्या होगा? अशोक अब घिर चुका था। पुलिस ने घर को चारों ओर से घेर लिया था। क्या वह आत्मसमर्पण करेगा या कोई खतरनाक कदम उठाएगा? क्या हरीश सेंटाना और थिलाका को सही सलामत बाहर निकाल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी।